नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है 16 जनवरी और इसमें द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और कुछ प्रीलिम्स फैक्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। इनको बताइएगा, ये आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, इसमें बताइएगा कि ये कौन है। कोई भी जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, आप कोई नया कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको परफेक्ट नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियां करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसका फिर उसमें धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। यानी आप उसके आगे नहीं बढ़े, आपने कोई और चीज़ें नहीं की, कोई गलती और दूसरी नहीं की, तो इसका मतलब आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। इनका बताइएगा कि ये कौन है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैं राज कैथवास जी। इन्होंने बहुत डिटेल में आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। एक आपको पढ़ के मतलब अच्छा लगेगा कि इतने डिटेल में आंसर, मतलब सारी चीज़ें आपको, इससे क्या होगा कि आपको सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। जितनी भी क्लास हो चुकी हैं आपको क्लास से रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या आंसर दिए हैं। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा था, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल। रविवार को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ? अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। और इसका G20 की थीम जो है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, उसकी थीम ये भी, इसकी भी थीम है पतंग महोत्सव की। 68 देशों के साथ मनाया जा रहा है और 125 इसमें हिस्सा लेंगे, 125 लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के अलावा 14 राज्यों के लोग भी इसमें मतलब रहेंगे और इसमें से 666 पतंगबाज उसमें भाग लेंगे। जो कल पिक्चर परसेप्शन टेस्ट था उसमें थे शरद यादव जी, जो कि यूपी, एमपी और बिहार से थे। एमपी में इनका जन्म हुआ था और बिहार और यूपी से इन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव जीता था, एमपी से भी जीता था, ठीक। सबसे ज़्यादा इन्होंने बिहार से जीता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो एक चीज़ पूछी गई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की, तो 1966 में साइरस पुणेवाला ने सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और इसने जो बनाई थी कोविशील्ड, इसकी दवा का नाम है, ठीक है। और फिर उसके बाद भारतीय जनता दल की स्थापना 11 अक्टूबर 1988 को हुई है, ये चीज़ बताया गया था। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, परम भागवत का जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को नहीं, परम भागवत कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये क्वेश्चन आप गलत हो गया है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो नीरी है, ये एक उपक्रम है और नागपुर में है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब जो ग्रीन मफलर का संबंध है उसका ध्वनि प्रदूषण से है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अवशेष के रूप में काम करके उगाया और बनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया है। यह प्रदूषक गैसों व अवशोषित करके वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आंसर दिए गए, आप इसको एक बार देख लें। और फिर उसके बाद इसकी जो स्थापना 3 मई 1988 को पर्यावरण संरक्षण सुधार 1972 में किया गया था। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना कब हुई, तो जनगणना लॉर्ड मेयो के अधीन हुई पहली बार और ये 10 वर्ष बाद फिर से कराई गई, तो 1988 में। अच्छा, इसमें तो लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। और ये जो जब 1881 में करवाई गई थी तब कौन था, ठीक है, वायसराय। और एक चीज़ और बताइएगा कि कौन से एकमात्र ऐसा शासक है जिसका मतलब कि वायसराय है, जिसका उसके कार्यकाल पर रहते उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो बताइएगा। और फिर उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में यहाँ बात की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी महाकश्यप के टाइम पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं साइरस पुणेवाला, जो कि कल पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में बताया गया था। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में पूछा गया था कि ये कौन है, तो ये साइरस पुणेवाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई, तो किसके द्वारा जारी की गई? ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 33वां मतलब संस्करण जारी किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत ने रैंक 5वीं प्राप्त की है। और इसमें पहली और दूसरी चौथी किसकी? देखिए, चीन फर्स्ट स्थान पे है और USA सेकंड स्थान पे, थर्ड जर्मनी, फोर्थ कनाडा है और फिफ्थ इंडिया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आज ये थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, ये आ जा रहा है,
मतलब कि जब हम स्क्रीन आगे करते हैं तो ये फिर ये पता नहीं कैसे आ जा रहा, रोज़ नहीं आता था, तो अभी इसको ठीक करेंगे। और अगर इसमें मतलब अगर थोड़ा और अभी इसमें टाइम लग जाता, अगर इसको अभी ठीक करने लगते तो इसमें अभी टाइम लग जाता वीडियो आने में, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो आपको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी। ये पता नहीं क्यों कैसे कुछ दिक्कत हो गई है शायद, तो उसकी वजह से ये मतलब जब चीज़ें मैं मतलब इसमें करने की कोशिश करती हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ, तो ये आ जाता है। तो इसी को अभी सुधारना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। तो देखिए, इसमें नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, समुद्रयान मिशन जो लाया गया था, और पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा जो 5,000 मीटर नीचे जाएगा और जो समुद्र में जो संसाधन उनका पता लगाएगा, उसमें 3 लोग जा सकते हैं। आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मत्स्य। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मत्स्य किसके द्वारा बनाया गया? चेन्नई के द्वारा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक IAS अधिकारी हैं शांति कुमारी, उनको किस राज्य की पहली मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के। ठीक है, शांति कुमारी सॉरी। और फिर उसके बाद है हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव ईस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी आविष्कार किया गया है? तो केंद्रीय खनिज योजना एवं डिजाइन संस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है। तो देखिए, सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति। सूर्य जब उत्तरायण होता है, इसमें क्या होता है कि सूर्य जो होता है ये मतलब उत्तर में रहता है, अब ये दक्षिण की तरफ आने लगता है, दक्षिणायन में जाने लगता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी की शुरुआत मकर संक्रांति से होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण में, सूर्य के उत्तरायण में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेंगे अभी हम कि कौन कौन से राज्यों में इसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो आधार पूनेवाला है, जो कि देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नामक एक दवा बनाई थी। ठीक है, वो जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन किसने बनाई थी, ये चीज़ आप बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 30% आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, इसमें 30% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, 36 आरक्षण। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? तो केरल में कौन सी परियोजना है? तो ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में, क्योंकि इसमें कहा गया था कि इनको युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो इसमें टाइम से पहले ही रोजगार दिया गया। ठीक है, जितना टाइम पीरियड मांगा गया था उससे पहले ही उसका जो आंकड़ा था वो प्राप्त कर लिया गया। तो 1 साल में 1 लाख जॉब की बात की गई थी, 1 साल के पहले ही इन्होंने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कौन सी योजना है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज। इसको क्या मिला है केंद्र सरकार द्वारा? बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खी के लिए टीका का प्रयोग किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया। और किसने बनाया? तो एक है डालन एनिमल कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये उन लोगों को मतलब जो मधुमक्खी काट लेती है फिर उनसे पित्त की बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से इसको बनाया गया है, इस टीके को। तो जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो इसको लगवा सकते हैं, इस टीके का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उनको किसी प्रकार के स्वास्थ्य दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मद्रास में, IIT मद्रास में किया जा रहा है। इसका नाम सारंग क्यों है? कि चित्तीदार हिरन है, वो कई कलर का होता है, तो नारंगी टाइप का दिखता है, इसलिए इसका नाम सारंग है। और ये कौन से नंबर का है? तो 28 नंबर का है। विषय क्या है? रहस्यमयी रंग। ठीक है, इसकी जो थीम है वो रहस्यमयी रंग है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग IIT मद्रास में हो रहा है। ठीक है, और 28वें नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसमें देखिए क्या हुआ था
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक पंजाबी भाषा है जिसको उसके पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी 1 से लेकर 12 तक। इससे पहले 2 भाषाएं और शामिल हो चुकी हैं कि इसमें हिंदी और तमिल, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोग ज़्यादा हैं जिसमें पंजाबी, हिंदी और तमिल बोलने वाले काफ़ी हैं, तो इसके लिए इसमें पाठ्यक्रम में शामिल होने की बात की जा रही है ताकि उनको भी उस भाषा में पढ़ाया जा सके या फिर वो भाषा समझ सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक को अपना संस्मरण जारी किया? स्पेयर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, स्पेयर। उसके बाद है किस देश की सरकार ने 2023 तक पेंशन की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? तो फ्रांस ने, क्योंकि यहाँ पे अब फ्रांस का कहना है कि जो मतलब जिनकी आयु है, आयु लोगों की वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इसको बढ़ा के जो पेंशन की आयु है, जो सेवानिवृत्त की आयु है, वो 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। ठीक है, फ्रांस। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन से रैंक पर है इंडिया? तो इंडिया की 85 रैंक है, फर्स्ट पर है जापान और अफगानिस्तान लास्ट में है। इसमें ये होता है कि आप कितने देशों के मतलब कितने देशों में बिना वीज़ा के एक उस देश के नागरिक होने के कारण घूम सकते हो। जैसे कि भारत, ये जापान कई सारे देशों में घूम सकता है जो जो इसके अंतर्गत आते हैं, इसका फर्स्ट रैंक है, और इंडिया 85 देशों में बिना वीज़ा के घूम सकता है, इंडिया के सदस्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर मतलब याद रखिएगा। तो नाटू जो एशिया का पहला सॉन्ग है, नाटू नाटू, मतलब कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये तेलुगु भाषा में है, इसको एशिया का पहला सॉन्ग का जो ओरिजिनल सॉन्ग है, एशिया का पहला ओरिजिनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया और इसे 80 नंबर मतलब 80 गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया। इसके आप संगीतकार बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? तो ये देखिए, इसका कौन सा नंबर था? 26 नंबर था। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया? तो रुपे पे। ठीक है, रुपे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 की लड़कियों में किस आयु वर्ग के भारत के अनाहत ने स्क्वैश का खिताब जीता? तो ये है अंडर 15। ठीक है, इनका नाम है अनाहत सिंह। किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। रहमान राही का निधन हो गया है, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो वर्ष 2007 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, सिर्फ आपको रिवीजन की दृष्टि से दिखाया जा रहा है साहब, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो किस मंत्रालय बहुत परेशान है। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 14 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का नियोजन किया जा रहा है? तो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से। ये चीज़ फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला, ज्ञानपीठ कब मिला, ये सारी चीज़ें आप एक मतलब अर्जुन अवार्ड कब मिला और पद्मश्री कब मिला, तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। सानिया मिर्जा, ठीक है, टेनिस प्लेयर है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है कि एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत कुछ त्यौहार हैं, कुछ भाषाएं हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें भारत में एकता दिखे। जिन राज्यों में वो फेस्टिवल नहीं होता है तो उन राज्यों में भी मनाया जाएगा। जैसे कि इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से हुई है कि जिन राज्यों में मकर संक्रांति नहीं मनाई जाती उन राज्यों में भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है और उसका मतलब कि क्यों मनाई जाती है, सारी चीज़ें, उसका इतिहास सब कुछ बताया जाएगा। तो इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ही ये चीज़ें आई हैं। तो इसकी शुरुआत जो है त्यौहार मनाने की वो मकर संक्रांति से हुई है। देखिए मैंने कहा था कि मकर संक्रांति को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में इसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए तमिलनाडु में इसे थाई पोंगल बोलते हैं, केरल में इसे मकर विलक्कू बोलते हैं, कर्नाटक में इसे मकर संक्रांति या सुग्गी बोलते हैं, असम में बिहू, और गुजरात में उत्तरायण, और बिहार झारखंड में मकरात, राजस्थान में गुजरात में पतंगबाजी का पर्व, और देखिएगा इसमें बंगाल में इसको बोलते हैं
केंदुली मेला या पौष संक्रांति, महाराष्ट्र में हागड़ा पर्व, कश्मीर में शिशुर संक्रांत और मकर संक्रांति इसको बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी में, पंजाब में इसे लोहड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे जो राज्य हैं इनमें क्या बोलते हैं ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात की जा रही है। चलिए अब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि है क्या। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि एक तमिलनाडु और काशी के बीच एक योजना चलाई है या फिर एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। ठीक है, इसमें क्या होगा, काशी और तमिलनाडु के बीच जो काशी है और तमिलनाडु के बीच जो संस्कृति है उसको मतलब एक्सचेंज करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो इसकी बात की जा रही। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का पहला हिस्सा यही हो, ये मतलब ये जो काशी तमिल संगमम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का ही हिस्सा है। तो अब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब इसको जो लॉन्च किया गया था, इसको जब लागू किया गया 2015 में लागू किया गया था। 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जब भारत के एकीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी, इसलिए इसको 31 अक्टूबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ों को एक दूसरे से आपस में जोड़ना है। देखिए, आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके जिससे भारत की एकता अखंडता मजबूत होगी। ठीक है, और ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। संस्कृति हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि लोगों की संस्कृति एक्सचेंज करेंगे, बताएंगे दूसरों को भी कि हमारी संस्कृति, मतलब कि ये बताया जाएगा कि हमारा फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, हमारी भाषा कैसे है। तो जिनको नहीं पता उनको भी पता होगा। भारत में तो अनेकता में एकता को, मतलब भारत में एकता को और अखंडता को मजबूती मिलेगी, ये कहा जाता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, मंत्रालय जरूर याद रखिएगा आप। तो इसकी देखिए यही चीज़ बताएगी कि इसकी जो गतिविधियां हैं वो क्या हैं। तो इसके दौरान भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन, सभी चीज़ों को मतलब बताया जाएगा, एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वही बात बताई गई थी, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई। एक और आर्टिकल है पीएम पोषण योजना के साथ। ये पीएम पोषण योजना क्या है कि कब लागू की गई, तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना आई है जिसका नाम है पीएम पोषण योजना। ठीक है, अभी तक इसके साथ पश्चिम बंगाल कार्य करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसके साथ अब वर्तमान में कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। तो उसी से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं कि पीएम पोषण योजना है क्या। देखिए, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना आएगी, यानी कि पीएम पोषण योजना। इस मिड डे मील की जगह पे आएगी। ठीक है, मिड डे मील की जगह के लिए ये 5 साल के लिए आएगी। तो अभी इसके साथ बंगाल भी कार्य करने के लिए, पश्चिम बंगाल भी कार्य करने के लिए तैयार है। ये पहले 5 वर्ष तक लागू होगी, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये मिड डे मील की जगह लेगी। अब मिड डे मील में क्या है, इसमें बच्चों को भोजन दिया जाएगा, यानी कि बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, बच्चों को 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाते हैं, तो उनको इसमें भोजन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें इनको भोजन दिया जाएगा दोपहर में, ताकि उनको 700 कैलोरी मिल सके। ठीक है, 700 कैलोरी उनको मिल सके और वो उनको कुपोषण का शिकार भी ना रहें। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो 5 वर्ष के लिए लागू है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अब हम मिड डे मील के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। इसकी जो मिड डे मील की शुरुआत थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र इसका खर्चा उठाती है और ये 1995 में हुई थी। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। देखिए, ये न्यूज़ में है। अब मिड डे मील से क्वेश्चन बन गए तो आपको लगेगा इतना पुराना करंट पूछ लिया। ऐसे कहीं से भी कोई चीजें या क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जब कोई न्यूज में होता है तो वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। तो और ये भी याद रख लीजिएगा कि केंद्र प्रायोजित है। तो ये चीज़ मिड डे मील के बारे में, इसमें भी बच्चों को भोजन ही उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन इसके तहत अब पीएम पोषण योजना आ गई है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता था कि 1 से 8 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था और सारे बच्चों को खाना, मतलब कक्षा 6 से ये वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के थे या फिर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि बच्चे तब 1995 के आसपास बच्चे स्कूल कम जाते थे, तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो और तब फिर वो मतलब उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए साथ ही उनको किसी प्रकार के मतलब कुपोषण का शिकार न रहे, उनको सही कैलोरी मिले, सही खाना मिले, स्वस्थ रहें, इसलिए इस योजना को चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, खाद्यान्न की अनुपलब्धता होने पर इसे 15 तारीख को सुरक्षा भत्ता भी, खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाता था। ठीक है,
तो इसमें एक दीक्षा पोर्टल की भी बात की गई थी इस न्यूज़ में। तो दीक्षा पोर्टल क्या है, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये दीक्षा पोर्टल जो है 5 सितंबर 2017 को लागू मतलब कि जारी हुआ था, लागू किया गया था दीक्षा पोर्टल। इसमें क्या है कि इसमें देश के जो शिक्षक हैं उनको बताया जाए कि डिजिटल के माध्यम से, मतलब डिजिटल के माध्यम से पढ़ाते कहते हैं आप डिजिटल कैसे होंगे, डिजिटलीकरण का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उनको मतलब एक तरीके से बताया जाए। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, इसको आप याद रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, ठीक है। को औपचारिक रूप से 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए, एक चीज़ तो है, आज थोड़ा सा मतलब दिक्कत हुई है क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत बेकार लग रहा है। ये आज जैसे कि जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये पहले लिख जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब इरिटेट करेंगी। ये चीज़ पता है कि थोड़ा दिक्कत हुई है। अगर अभी मैं थोड़ी देर में सही कर लेती हूँ, अभी ये लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ, अगर थोड़ी देर में मैं सही करके फिर इसको दोबारा रिकॉर्ड करके आपके पास मतलब भेज दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर सही हुआ तो। क्योंकि इसको अभी कोशिश करनी होगी इसको पूरा सही करने की, या फिर इसको सही करवाना पड़ेगा। पता नहीं कि ये क्यों आ जा रहा है, डेली ऐसा नहीं होता था। तो मतलब प्लीज़ असुविधा के लिए खेद है और इसको ज़्यादा माइंड ना करें, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें और आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है, और स्टडी कंटिन्यू करिए। और क्योंकि इस महीने के 15 दिन आपके जा चुके हैं, ये आज आपका 16वां दिन है। तो आपने क्या अचीव किया, आपने सच में गोल अचीव किया है या फिर मतलब जितनी चीज़ें डिसाइड की थी वो फॉलो कर पाए हैं कि नहीं, तो आप अपना एनालिसिस कीजिएगा या तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। देखिए, मैं कोई चीज़ फर्जी नहीं बोलती हूँ कभी भी कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं या कुछ करें। मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें और आप हमेशा पढ़ाई करते रहें। आप जो भी है कि मतलब अपना काम निरंतर करते रहें, अपने काम के प्रति सजग रहें। बस मेरा मतलब ये है। आप कमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अगर मैं आंसर देने के लिए भी बोलती हूँ तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। आप जब कोई आंसर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आप चीज़ों को देखें, जब आप कोई आंसर देंगे तो उसमें चीज़ों को सर्च करेंगे और जब सर्च करेंगे तो क्या होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की मिलेगी और एक्स्ट्रा जानने की मिलेगी तो आप जो एक दूसरा कॉम्पिटिटर है आपका, उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते, अभी मैंने शुरू में ही बताया है कि जो लोग गलती नहीं करते मतलब कि वो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत टाइम लगेगा, फिर या ये सोचें कि अभी सर्च करना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो आप ही उसमें से आप ही निखर के आ रहे हैं सामने, आप ही निखर रहे हैं उसमें। तो ये चीज़ है, आप जो भी इसमें पढ़ाया जाता है आप उसका क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया जाता है या फिर जो और भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उसको फर्जी नहीं पढ़ाया जाता। आप उसको जाके प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, जो कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी शेयर करें जिनको भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है तो उनको भी गाइडलाइन प्रदान करें और उनको भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चलिए ठीक है, स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।